हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एजेंसी का टॉपिक पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जो आपका छोटा सा टॉपिक रहता है वो मैं बीच में किसी भी क्लास में इनकॉर्पोरेट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आज आप पहले फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। एजेंसी का टॉपिक है हमारा। हम सब ने ये बात कहीं ना कहीं सुनी हुई है एजेंट के बारे में, चाहे आपने +1 +2 में सुनी थी, चाहे आपने हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कभी किसी फैमिली मेंबर को या किसी शॉपकीपर को या कहीं आसपास में आपने ये सुनी। ठीक है जी, कि वो पर्सन एजेंट है, एजेंट की तरह काम करता है कि ना, या कुछ इसी तरीके से एजेंसी के बारे में सुना होगा। तो आज हम पूरा प्रॉपर लीगलाइज्ड फॉर्म चेक करेंगे एजेंसी में क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये यूनिट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट पे आपने फोकस कर लिया तो थर्ड यूनिट आपको बहुत ईजी लगेगा। चेक करते हैं क्या क्या बातें इसके अंदर आएंगी। व्हाट इज एजेंसी की बात आती है भाई। एजेंसी के लिए कहते हैं कि डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पर एजेंट को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन जाने करने से पहले, एक्ट की तरफ जाने से पहले हम एक बार वैसे ही समझ लेते हैं एजेंट कौन होता है, क्योंकि आप लोगों को इसकी लैंग्वेज पता है, लेमन लैंग्वेज पता है। क्या होता है एजेंट भाई? आप कहोगे कि एक पर्सन है राम, ठीक है जी, उसका एक एजेंट है श्याम। सिंपल सी बात है। तो शाम क्या कर रहा है? शाम बेसिकली जाता है मार्केट में, ठीक है, सामान खरीदता है मान लो मार्केट से, ठीक है, और क्या कहता है? बिल राम के नाम का बनवाता है। भाई ये क्या बात हुई? ये सिंपल सी बात है, शाम एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी वो वही काम करेगा जो शाम को राम यानी उसके प्रिंसिपल ने कह रखा है। उसके बाद वो वापस आता है, उसको देता है सामान, ठीक है। उस राम क्या कहते हैं? राम मान लो सपोज इंग्लिश को कुछ सामान देता है बेचने के लिए, तो जाता है शाम मार्केट में, जाके जिस प्राइस पे राम ने कहा था उस प्राइस पे बेचता है। कहने का सिंपल मतलब क्या है? काम कोई भी हो सकता है, जो भी उसका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ है। क्या जब वो मार्केट में गया तो लोगों को पता था कि ये श्याम जो है इसका गुड्स नहीं है, बेसिकली ये एक एजेंट है? जनरली ये बात पता हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि देखो डे टू डे आप एक ही जनरली पर्सन से मिलोगे करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, बिल कट रहा है राम के नाम का है तो ये बातें छुपी नहीं जाती हैं, जनरली पता चल जाता है। तो ऐसे केस के लिए पूरा का पूरा हमारा यूनिट है एजेंसी का। हम समझेंगे इसके अंदर कि कौन बन सकता है एजेंट, ठीक है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसकी राइट्स हैं, ये सारी बातें हम अभी समझते हैं। पहले मैं आपको ले जाती हूँ, कर्सर की तरफ ध्यान देना है आपने। डेफिनेशन पे, एजेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। आप समझ रहे हो अनदर पर्सन कौन है? प्रिंसिपल पर्सन, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो काम करेगा या रिप्रेजेंट करेगा डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। ठीक है जी। अभी जो हमने कहा मार्केट, मार्केट का मतलब थर्ड पर्सन ही है, ठीक है, किसी भी के कोई और पर्सन, तीसरा पर्सन इसके सामने वो जा रहा है। टेस्ट ऑफ एजेंसी चेक करते हैं। भाई आप कहोगे हमारे घर वाले भी ऐसे करते हैं, हमें भेज देते हैं, है ना, या कभी आपके किसी फ्रेंड ने आपको भेजा है, ठीक है, तो क्या हम एजेंट बन गए हैं उस पर्सन के? तो भाई एक बार हम समझ लेते हैं बात को कि क्या किस तरीके से एजेंसी बनती है, क्या उसका टेस्ट है। ए पॉइंट चेक करना है, पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। जब शाम, सब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर रही हूँ। जब शाम गया था मार्केट में सामान बेचने के लिए, ठीक है जी, क्या शाम ने जो भी डील करी उससे राम बाउंड हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों? पावर किसने दी है? राम ने तो पावर दी है। राम ने कहा था जाके इसे इस प्राइस पे, अप्रोप्रिएट प्राइस पे बेच के आना। तो अब जो वो डीलिंग करेगा, बाद में राम को नहीं पसंद आई, वे इसमें अब राम कुछ नहीं कर सकता, श्याम कुछ नहीं कर सकता। पहले या तो आप उसे पावर ना देते, पावर आपने दी है, ठीक है, अब इसके पावर के अंडर ही उसने काम किया है, तो ऐसे केस में जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा उसके लिए राम बाइंड हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी, ठीक है जी, यानी कि बात को समझना है। शाम ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सेल ऑफ कोई गुड्स है, ठीक है, कोई फिनिश गुड्स है, उसकी सेल की बात कर, ठीक है जी।
शाम ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं 15 जून तक आपको ये सप्लाई करूंगा। बाद में पता चलता है राम की तरफ से सप्लाई नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण की वजह से। अब एक बात बताओ, जब थर्ड पार्टी जो खरीद रहा है, बायर है, वो पकड़ेगा तो वो किसको पकड़ेगा? श्याम को पकड़ेगा कि राम को पकड़ेगा? भाई अगर वो श्याम के पास जाएगा तो श्याम कहेगा प्रिंसिपल ने मुझे नई गुड सप्लाई की है, ठीक है, तुम्हें तो वैसे ही पता है कि ये राम का और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तो जस्ट एक एजेंट हूँ, ठीक है जी। तो आंसरेबल, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी पड़ेगी यहाँ पे? राम पर्सन की ही पड़ेगी, प्रिंसिपल की ही पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर प्रिंसिपल बाइंड हो रहा है, एजेंट उसे बाइंड कर सकता है, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि एक टेस्ट एजेंसी का क्लियर हो गया है। अगर दूसरा भी क्लियर हो जाता है तो वो पर्सन, दो पर्सन के बीच का रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन माना जाएगा। बी पॉइंट चेक करते हैं, whether he can establish privity of contract between the principal and the third। बात को समझते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप सबने किया हुआ फाउंडेशन में। कहता है क्या प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है? बिल्कुल बन गया है। क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को, राम को स्यू कर सकती है? फॉर श्योर कर सकती है। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। एजेंट तो बीच में से हट ही गया है ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की है। बाउंड कौन हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है। भाई स्यू किसे करेंगे? प्रिंसिपल पे करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों टेस्ट हमारे क्वालिफाई हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, यानी एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं, इस बात को चेक कर लेते हैं। मैक्सिम है, एक कर्सर देखना है आपने। कहते हैं ही हु एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग एज हिमसेल्फ। चाहे आप कोई भी, वो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बट आपने उसे पावर दी थी, तभी अपनी कैपेसिटी में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में आप बाउंड हो गए। ऐसा माना जाएगा जैसे आप खुद से वो काम करते, उसी तरीके से वो काम एजेंट ने किया है। पर माना क्या जा रहा है कि प्रिंसिपल वो काम तुमने ही किया है, इम्प्लाइड है ना, मान लिया जाएगा कि काम प्रिंसिपल ही कर रहा है। आप कहोगे भाई ये तो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? शाम को बोला गया, राम ने बोला भाई ये 20 रुपीज पर यूनिट में सेल करके आना, ठीक है जी। शाम गया, मान लो शाम थोड़ा केयरलेस हो गया, या किसी भूल गया, या किसी भी, या जान के गया, जो भी कारण है, ठीक है, हम कारण पे नहीं जाते, बट किसी भी रीजन की वजह से शाम ने वो 19 रुपीज पर यूनिट पे सामान सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि भाई ये दोनों तो देखा जाए टेस्ट ऑफ एजेंसी के जो बातें हैं, यहाँ पे अगर क्वालिफाई हो जाए तो ऐसे तो एजेंट्स बहुत भाई गलत काम कर सकते हैं प्रिंसिपल के साथ। भाई देखो बात को समझो, जब राम ने भेजा शाम को 20 रुपए पर यूनिट कह के, शाम ने जाके 19 पर यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी ने 19 रुपीज पर यूनिट ही देने हैं, इस बात पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। शाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ थर्ड पार्टी का, ठीक है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही हुआ है, ठीक है, 19 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब राम को 19 रुपीज पर यूनिट पे ही बेचने पड़ेंगे अपने गुड्स, ठीक है जी। पर 1 रुपी कहाँ से लेगा? राम 1 रुपी लेगा अपने एजेंट से, शाम से 1 रुपी पर यूनिट ले लेगा। बात तो सॉल्व हो गई। थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने का कॉन्ट्रैक्ट बना उतने का हो गया। गलती शाम की थी, शाम की लायबिलिटी बन गई। प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं थी, वो क्यों सफर करे, उसने 20 पर यूनिट कहा था, तो ठीक है 19 का गुड्स थर्ड पार्टी को देगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के लिए अकाउंटेबल है, बाउंड है, लायबल है, ठीक हो गई बात। पर 1 रुपी वो किसकी ड्यूटी है पे करना? वो एजेंट की ड्यूटी है, बात खत्म होती है। चलते आगे। Who may employ an agent? भाई जो साउंड माइंड का होगा वो एम्प्लॉय कर सकता है, जो मेजर पर्सन होगा एम्प्लॉय कर सकता है। Who may become an agent? ठीक है जी, कुछ खास नहीं है, एक रीडिंग का है, देख लेते हैं फटाफट से। भाई क्या जरूरी है कि मेजर पर्सन ही हो एजेंट? भाई ऐसा है ना, जब मेजर नहीं होगा एजेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइबिलिटी डालेंगे ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उसके ऊपर, कोई इशू नहीं है। पर्सन अपॉइंटेड एज एजेंट, एनी पर्सन अपॉइंट हो सकता है एज एन एजेंट।
एक्सेप्ट माइनर एंड अनसाउंड पर्सन, ठीक है। पर फिर आपको पता है जहाँ पे भी शुरुआत से, मैं कह रही हूँ +1 में जब आप छोटे छोटे बच्चे होते थे, +1 से ही क्या देखा है आपने, पहले तो आएगी माइनर की बात, बोल दिया जाएगा बड़े बड़े शब्दों में, माइनर तुम ये नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं बन सकते, शेयर नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हर बात। फिर अगली ही लाइन आ जाएगी हाउ एवर, ठीक है। शुरू से देख लेना, आपको एक बुक उठा लेना अपनी, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज है, क्या कहते हैं, पहले कह रहे हैं माइनर नहीं करेगा, अब क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड इवन अ माइनर कैन बिकम एन एजेंट, ठीक है जी। प्रिंसिपल कैन बी बाउंड बाय हिज एक्ट्स, पर अगर माइनर ने वो 20 की जगह 19 पे बेचा, ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया 19 रुपीज पर यूनिट का, पर क्या प्रिंसिपल 1 रुपी लेगा एजेंट यानी माइनर एजेंट से? नो, ही कैन नॉट, ठीक है जी। बस ये आपको पता है, फाउंडेशन में आपका बेस इस चीज का बना हुआ है। एग्जाम्पल रीड कर सकते हो आप, इसका सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी 1920 करके दिया, वो स्टडी मैट में आपको 2.5 लाख 2 लाख का मिलेगा। अलग से कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है कि कोई पर्सन एजेंट बना है, कोई अलग से कंसिडरेशन है। भाई रेम्यूनरेशन अलग चीज है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ वो एजेंट है तो उसको कुछ पर यूनिट दिया जा रहा है, या मंथली उसका कुछ सैलरी रेम्यूनरेशन है, या उसे कोई परसेंटेज मिल रही है, वो अलग चीज है। बट एजेंट बनने के लिए, प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप के लिए कोई इसके अलावा कंसिडरेशन चाहिए, तो ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है, देख रहे हो आप, कभी अभी तक कोई प्रेशर ही नहीं आया है, ठीक है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस, देखते हैं क्या क्या मोड्स है। एक्सप्रेस अथॉरिटी, पहले ये देख लेते हैं 187, फिर बाद में आते हैं ऊपर। एक्सप्रेस अथॉरिटी, भाई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कैसे, एक्सप्रेस वर्ड, रिटन और स्पोकन, ठीक है जी। एग्जाम्पल रीड करना है आपने घर पे। इम्प्लाइड अथॉरिटी, भाई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, बिना बोले बिना लिखे ऐसी सिचुएशन है कि दिख रहा है यहाँ पे एजेंसी का रिलेशनशिप बन गया है। कहते हैं एग्जाम्पल, एक पर्सन रियलाइज कर रहा है रेंट जाके लैंडलॉर्ड को दे रहा है, नेचुरल सी बात है उसकी सारी ड्यूटीज अराइज हो जाएंगी। कौन सी ड्यूटीज अराइज हो जाएंगी? जो कि एक एजेंट की होती है। आगे चेक करते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल चेक करते हैं। एस्टॉपल के लिए आपने कई बार पढ़ा, आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल पढ़ा होगा, ठीक है जी। चलती हुआ सेक्शन 237, एजेंसी बाय एस्टॉपल। कहते हैं एस्टॉपल का मतलब आपको याद आ जाएगा, भाई जब वो डिनाई नहीं करता एक पर्सन, ठीक है, स्टॉप नहीं करता, तो माना जाता है कि वो चीज असल में है ना। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी किया हुआ ये वाला एग्जांपल। मेरे हाथ में मान लो कुछ है, मेरे पास कुछ भी एक मोबाइल है मान लो, ठीक है, कोई आप एज्यूम करो, चलो मेरे पास रूलर है, ये रूलर है, ठीक है, स्केल, ये मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं रोज आती हूँ, मेरे टेबल पे रोज पड़ा हुआ होता है। आपको लगा कि भाई मुझे तो ये चीज खरीदनी है, ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, ठीक है जी। आप मेरे पास आए, आपने कहा, ठीक है, कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। मेरे ही साथ में एक पर्सन बैठे हैं, ठीक है जी। वो पर्सन सपोजिंगली मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है भाई, तुम खरीदो, ठीक है। मैंने वो प्रोडक्ट बेचने की बात की जा रही है ना, वो आके मुझे कह रहा है कि तुम बेच दो। मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, मैं ये 20 रुपीज का बेच दूंगी, ठीक है जी। जो मेरे साथ मिस्टर ए बैठे हैं वो कह रहे हैं हाँ 20 रुपीज का है, ठीक है ठीक है, बेच दो, तुम बेच दो, ठीक है, तुम खरीद दो, ठीक है जी। अब आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा ही है ना, मेरा है, मैं तभी तो बेच रही हूँ, रोज मेरे डेस्क पे पड़ा होता है, ठीक है, और वो सामने वाला पर्सन भी कह रहा है हाँ ठीक है बेच दो, तुम खरीद लो। तो भाई ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्ले दिख रहा है कि पता चल रहा है कि मेरा ही है। और जो दूसरा पर्सन है, अगर उसका वो होता तो उसने रोका भी नहीं है, ठीक है जी। याद आएगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात, तो क्या मान दिया जाता था? सेलर बाय स्टॉपल, भाई अब तो मैं ही बेचूंगी, जैसे मर्जी करके मैं बेचूंगी ही वो सामान, ठीक है। अब वो पर्सन रोक नहीं सकेगा और ये नहीं कह पाएगा कि भाई नहीं नहीं इसका तो था ही नहीं, भाई तुम भी तो खड़े थे, तुमने रोका ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है जी। पार्टनर भी बाय स्टॉपल भी यही होता था, ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं, एक को डिनाई नहीं किया जा रहा कि ये पार्टनर नहीं है। 3 लोग जाते हैं, मान लो कहीं जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, बोल रहे हैं हाँ हम पार्टनर्स हैं, या कहीं जाते हैं जहाँ पे वो पेपर्स भी नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम पार्टनर्स हैं। एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है, वो नहीं कह रहा कि नहीं ये 2 पार्टनर्स हैं,
मैं पार्टनर नहीं हूँ, ऐसा वो कह ही नहीं रहा है, तो भाई तुमको भी हम क्या मान के चलेंगे, तुम डिनाई नहीं करो, स्टॉप नहीं करो, तुमको भी हम यही मान के चलेंगे तुम भी एक पार्टनर ही हो। Agency by estoppel is based on the principle of estoppel. Principle of estoppel is on that when one person by declaration, चाहे वो खुद कह रहा है, ठीक है, या वो खुद नहीं भी कह रहा है, वो ओमिशन कर रहा है, यानी उसे कहना चाहिए था पर वो नहीं कह रहा है, इंटेंशनली कॉज दूसरे पर्सन को बिलीव करने में एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि अनदर पर्सन बिलीव करेगा कि ये बात ठीक है। He shall not be allowed to deny, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, ना ही वो पार्टनर डिनाई कर सकता है, ना ही वो सेलर डिनाई कर सकता है, ना ही यहाँ पे एजेंसी में डिनाई किया जाएगा। Deny his previous statement or he shall not be allowed to, he shall be stopped to deny his previous statement. Agency ये कहते हैं 237 के हिसाब से where an agent without authority done acts or incurred obligation to the third person on behalf of his principal. Principal is bound by such acts if he has by his words or conduct induced such person to believe that such authority within the agency's authority. बात को समझ लेते हैं। एक शॉप है, शॉप के सामने टेंट लग जाता है, आपने कई बार देखे सेल हो जाती है, या वो सीजनल कपड़े खत्म हो रहा है सीजन, तो चलो ठीक है अभी हम बाहर लगा के करते हैं, शॉप के अंदर सीजन के कपड़े हैं, बाहर उन्होंने ऑफ सीजन कपड़े डाल, ठीक है जी। ऐसे केस में क्या हुआ, मैं उस शॉप पे गई, मैंने कहा कि भाई बाहर जो शॉप है, एक नेचुरल सी बात है ना, मान के चलता है इंसान कि बाहर जो टेंट लगा हुआ है, बाहर जो सामान है वो जो शॉप के सामने उसी का ही होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस बीच में गैप होता है या कुछ लिखा होता है अलग से कि भाई हाँ ये तो जो कुछ और शॉप का नाम लिखा है, तो समझ जाते हैं कि ये इनकी नहीं है, बट हाँ इनके सामने इन्होंने अलाउ किया, तो हो सकता है इनके आपस में कोई कुछ भी इन्होंने इनको पैसा देके पर मंथ या जैसे भी इन्होंने किया हुआ है। पर अगर ऐसा नहीं है, जिसमें आपको हमारे शहर में, यमुनानगर शहर में एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस का है शोरूम, ठीक है जी, रिलायंस फुटप्रिंट्स करके। रिलायंस फुटप्रिंट्स में आपने देखा होगा कई बार उसके बाहर ही लग जाता है, ठीक है, टेंट वगैरह लगा के वो अपना स्टॉल सा बना के वहाँ पे शूज वगैरह बेचते हैं। तो भाई मैं क्या मान के चलूंगी, मैं तो यही मान के चलूंगी ना कि भाई ये अंदर का ही सामान है, मैं वहां जाती हूँ, ठीक है जी, मैंने वो शूज खरीदे, मैं खरीद के घर पे आ गई, ठीक है, बाद में मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा टूट गए हैं, अचानक से ही टूट गए, बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी है, ठीक है, 2 दिन बाद ही वो टूट गए हैं, मैं वापस जाती हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ टेंट तो है ही नहीं, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंट नहीं है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने टेंट हटा दिया होगा, तो मैं फटाफट से रिलायंस ट्रेंड्स के फुटवेयर के अंदर चली जाती। अब मैं जाती हूँ, वो कहते हैं भाई बाहर कौन था हमें नहीं पता, वो हमारी शॉप का पर्सन नहीं था, ठीक है जी। तो अब मुझे बात बताओ कि क्या ये चीज कहीं ना कहीं एजेंसी वाइज टॉपल कर रही है? भाई देखा जाए तो तुमने उसे रोका भी नहीं है, ठीक है, तुमने किसी तरीके से शो भी नहीं किया है, तुम तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए और एग्जांपल को ऐड कर लेती हूँ। जब मैंने उससे बिलिंग कराई ना, जिससे मैंने खरीदा, तो उसने कहा कि भी ऐसा है, मेरे पास तो मशीनरी नहीं है, मान लो मैं उसे कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ, प्रिंट आउट की भी नहीं है, तो ठीक है अंदर चलते हैं हम, है ना, अंदर जाके ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे, तो यही था माइंड में, ये तो रिलायंस का ही पर्सन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अंदर जाती हूँ, बिलिंग का प्रॉपर करा के उसे पैसे दे के आ जाती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब रिलायंस वाला कहीं से भी मुझे ये शो ही नहीं होने दे रहा कि वो जो बाहर सामान पड़ा है वो उसका नहीं है, तो मैं कैसे सोचूंगी ये सामान उसका नहीं है? या तो रिलायंस वाला क्या करता है, एक बोर्ड लगवा देता है ना, उसकी शॉप, उसे कहता पर्सन को कि तुम अपनी शॉप का अलग से बोर्ड लगाओ, नहीं तो बाहर रिलायंस के हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो रिलायंस का ही है। तो ऐसे केस की यहाँ पे बात की जा रही है, एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी एक्ट डन किया है, पर किसी ने उसे रोका नहीं है, बल्कि एक तरीके से और ज्यादा एफर्ट ही हो गया कि हाँ ये तो मेरा ही है, ठीक है ना। तो ऐसे केस की बात यहाँ पे की गई है। एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल ने कोई रिप्रेजेंटेशन की है, रिप्रेजेंटेशन चाहे एक्सप्रेस्ड है चाहे इम्प्लाइड है। रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, हाँ ये रिलायंस का सामान बेच सकता है, और असल में वो अपना सामान बेच रहा है, रिलायंस का उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट रिलायंस की क्वालिटी के नहीं है। प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड द थर्ड पार्टी बाय सच रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल सी बात है, बात बड़ा रिलायंस फुटवेयर का बोर्ड लगा हुआ है, थर्ड पार्टी मस्ट हैव बिलीव द रिप्रेजेंटेशन, और उसने उसकी कंडक्ट पे बिलीव करके किया है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से एग्जांपल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल्स एक बार आपने रीड कर लेने, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने कमेंट में या फिर शॉर्ट में डाल देना।
चेक करते हैं आगे 420 नेसेसिटी। कहते हैं कई बार क्या हो सकता है, एक एजेंसी अराइज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर नेसेसिटी, सिचुएशन ऐसी थी कि करना पड़ा, ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करें एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में चेक करते हैं भाई कैसी नेसेसिटी हो सकती है। हो सकता है ना कि इस तरीके की नेसेसिटी है कि अगर एजेंसी की तरह एजेंट की तरह काम ना किया गया तो बहुत लॉस हो सकता है। पहले एग्जांपल पढ़ लो, चाहे आपको इश्यू नहीं है इसके अंदर, एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। राजा हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज द केयरटेकर। When Raja is in Canada, there is a huge huge fire on the farm. Shyam becomes an agent of necessity। साथ के साथ क्या करना पड़ेगा भाई, उसको हर तरीके से एजेंट की तरह काम करना है, ठीक है, कि कहीं से भी लॉस ना हो, मिनिमम से मिनिमम या फिर नो लॉस हो, ठीक है। तो ऐसे केस के तरीके से वो एजेंसी नेसेसिटी क्या थी, नेसेसिटी फायर अगर हो जाना। इन एन एमरजेंसी कर्सर चेक करना है, पर्सन इज थॉट टू व्हाट ही कैन डू इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली जो एक पर्सन, मैं कह सकती हूँ प्रूडेंट पर्सन काम करता वैसा वो काम करेगा। रेटिफिकेशन की बात करते हैं, राइट्स ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। रेटिफिकेशन कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ना ध्यान में आए तो मैं एक बार आपको रिकॉल करती हूँ। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो एक्ट उसने कर लिया है विदाउट अथॉरिटी, ठीक है जी। पर जिस पर्सन ने अथॉरिटी देनी थी उसने उस एक्ट को अप्रूव किया है, यस किया है। यानी बिना अथॉरिटी के काम को जब बाद में लेटर अप्रूव कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि रेटिफाई वो एक्ट हो गई है, ठीक है जी। बात को समझ लेते हैं, एग्जांपल छोटा सा ले लेती हूँ मैं। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने सेल्समैन को बोला कि मैं 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे जो सामान है ज्यादा ज्यादा ट्राई करना कि वो सामान बिके, अच्छे से कस्टमर को हैंडल करना, ठीक है जी। वो पर्सन चला गया। जब एक कस्टमर आया तो कस्टमर ने शूज की शॉप से शूज देखे, सब कुछ देखा, बस एक बहुत बड़ा शो पीस पड़ा था शॉप पे, उसे वो पसंद आ गया। उसने सीधा बोला इसके मैं तुम्हें 50,000 रुपीज देता हूँ, ठीक है जी। तो ऐसे केस में सेल्समैन ने कहा कि नहीं भाई ये बिकाऊ नहीं है, सेल पे नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 60,000 रुपये देता हूँ। अब उसको और लालच पड़ गया, उसने कहा भाई 10,000 का सामान नहीं है, इतने सारे पैसे दे रहा है वो, ठीक है मैं बेच देता हूँ। क्या वो सामान बेचने की, शोपीस बेचने की अथॉरिटी थी सेल्स पर्सन के पास? बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी उसने वो बेचा, ठीक है जी, बेच दिया। बाद में जब आया शॉपकीपर वापस आया, शॉपकीपर ने कहा ये कहाँ गया शोपीस? उसने कहा कि भाई 60,000 में बेचा है। शॉपकीपर 60,000 के बहुत खुश हो गया, उसने उस फटाफट उस चीज को क्या किया, अप्रूव कर दिया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुमने बेच दिया, चाहे मैंने तुम्हें नहीं कहा था बेचने को, पर तुमने ये अच्छा काम किया है। तो ऐसे केस की बात, रेटिफिकेशन की बात यहाँ पे करता है। वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई। चाहे वो रेटिफाई करे या डिसऑन करे। डिसऑन सच एक्ट का मतलब क्या हुआ? वो कहे नहीं भाई शोपीस ही चाहिए मुझे, 60,000 70,000 नहीं चाहिए मुझे, तो शोपीस ही चाहिए, जाओ जाके लेके आओ जो मर्जी करो, ठीक है। तो या तो वो डिसऑन कर रहा है या फिर वो अप्रूव कर रहा है। If he ratify them, the same effect will follow as if he had been performed by his authority। माना जाएगा कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ा है। रेटिफिकेशन चाहे एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। बात को समझना फटाफट से। जब शॉपकीपर वापस आया उसने कहा भाई ये कहाँ गया? उसने कहा 60,000 का बिका। ना उसने हाँ कही ना उसने ना कही। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, कोई बात ही नहीं हुई। तो नेचुरल सी बात है क्या माना जाएगा? इम्प्लाइड रेटिफिकेशन दे दिया है। एग्जाम्पल मैं रीड कर लेती हूँ आपके साथ। एक्स वाइज एजेंट 10 जनवरी को उसने परचेज किया गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट विदाउट वाइज परमिशन। आफ्टर परचेज ऑन 20th January, वाई टेल्स एक्स दैट ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेजेस, although at the time of purchase the agent had no authority to buy on credit। वाई सब्सिक्वेंट उससे क्या बनेगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐसे केस के लिए वो परचेज करने को तैयार हो जाएगा, क्रेडिट पे परचेज की बात आ जाएगी, ठीक है जी। सिंपल सा एग्जांपल है इसके अंदर। एसेंशियल चेक करते हैं, रेटिफिकेशन चाहे एक्सप्रेस हो इम्प्लाइड हो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये वाली बात, ठीक है। बाद में चाहे साफ साफ बोल दिया या कुछ भी नहीं बोला तो भी क्या माना जाएगा? तो भी यही माना जाएगा कि हाँ वो इम्प्लाइड है। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, नो वैलिड कैन बी मेड विदाउट कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स इज मटेरियली डिफेक्टिव। पूरी बात ही नहीं बताई जा रही है तो ऐसे केस की माना जाएगा कि
invalid है rectification. A has an authority from P to buy certain goods at the market rate. ठीक है जी, A के पास अथॉरिटी थी मार्केट रेट पे खरीदने की, पर उसने क्या किया, हायर रेट पे खरीद लिया. उसके बाद क्या किया, आफ्टरवर्ड्स P comes to know that the goods purchased by P असल में क्या थे, उसके खुद के ही थे, है ना. मान लो कि 20 रुपीज का मार्केट प्राइस है, 22 रुपीज में वो ले आया. उसने कहा कि 22 में क्यों लाया, उसने कहा कि भाई नहीं ऐसा है, मुझे मिले ही नहीं कहीं पे, है ना. पूरे मार्केट में नहीं थे, चेक किया, पता चला हाँ भाई मार्केट में नहीं थे, ठीक है 22 रुपए का एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई कर. बाद में पता चलता है वो तो खुद के ही थे उसके. भाई जब खुद के थे या तो मुझे बताते ना ये बात कि तुम्हारे खुद के, तुम्हारे घर से तुम लेकर आए हो, 22 रुपए में बेच रहे हो, फायदा उठा रहे हो मेरे एक तरीके से. तो ऐसे केस में वो रेक्टिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा. आगे चेक करते हैं इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म.